मेरी शादी गांव के एक प्रधान ने करवाई थी क्योंकि मेरे माँ बाप और भाई इस दुनिया में अब नहीं थे। हमारे गांव के प्रधान वैसे तो हर साल कितनी ही लड़कियों की शादी करवाते हैं, लेकिन मेरी शादी के पीछे उनका इतना बड़ा मतलब होगा यह मुझे नहीं पता था। जब मैं शादी हो करके उस घर में गई तो मुझे सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं गर्भवती हो गई थी। मेरे गर्भवती होते ही मेरी सास ने मुझे दूसरे गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया। कहने लगी, वहाँ तुम्हारी देखभाल ज़्यादा अच्छे से होगी। यहाँ के लोग नज़र ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते तुम्हारे पहले बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। मुझे भी अपनी सास की बात सही लगी और मैं उनके बताए हुए गांव में चली गई। अब मुझे धीरे धीरे 8वां महीना लग गया था। 5वें महीने में भी अल्ट्रासाउंड करवाया था, लेकिन लिंग जांच भी करवाई गई थी। लेकिन फिर 8वें महीने में दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया गया और लिंग जांच भी करवाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे फिर भी नहीं कभी बताया कि मुझे बेटा होगा या बेटी। मैंने कई बार अपने पति से पूछा, लेकिन मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे गांव के प्रधान मुझसे मिलने के लिए आए थे। मुझसे मेरा और मेरे बच्चे का हाल पूछते हैं। यहाँ तक मुझे सब सही लग रहा था, लेकिन अब वह मुझे कहीं यहाँ से कहीं और लेकर जाना चाह रहे थे और इस बात के लिए मेरे ससुराल वाले भी राज़ी हो गए थे। वह लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी अच्छी जगह करवाएंगे, यहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। मैं उनके साथ जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक वीरानी सी जगह में एक घर बना हुआ था। वह मुझे वहाँ ले करके गए। मैंने अपने पति से कहा, डिलीवरी के लिए तो अस्पताल सबसे अच्छी जगह है और अब मेरा समय भी नज़दीक आ रहा है, तो क्यों ना हम अस्पताल ही चलें। लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया। कहने लगे कि नहीं, हम तुम्हारी डिलीवरी घर पर ही करवाएंगे। यहाँ हमारी जान पहचान की एक अच्छी दाई है जो डिलीवरी करवाती है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए घर पर ही डिलीवरी करवाऊंगा। रात का समय था, मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मुझे बहुत तेज बेचैनी होने लगी और मैं उठकर बैठ गई। तभी मैंने देखा मेरे पति पास में नहीं लेटे हैं। मैं उनको ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलते ही मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी उन आवाज़ों का पीछा करती हुई उस जगह पर गई। जब मैं उस जगह पर जाती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि हमारे गांव के प्रधान, मेरे पति और सास ससुर सब लोग वहाँ पर हैं और वहाँ पर एक तांत्रिक भी आया हुआ है। वह तांत्रिक तंत्र विद्या कर रहा था। उस तंत्र विद्या को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह तंत्र विद्या क्यों हो रही है। मैं अपने पति को आवाज़ देती हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाकी सब लोग भी घबरा जाते हैं। तभी मेरे पति मुझे वहाँ से लेकर चले आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं उनसे पूछती हूँ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? वह मेरी सारी बातों को टाल देते हैं और मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं। अपने पति की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे कुछ छुपाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस से मदद मांगूं और मैं इस तंत्र विद्या को करने के पीछे का राज भी जानना चाहती थी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। मैं अपने पति से कहने लगी कि हम शहर चलते हैं, मैं अपनी डिलीवरी अस्पताल में ही करवाऊंगी। मुझे अपनी डिलीवरी यहाँ नहीं करवानी है। अस्पताल में मेरी एक सहेली नर्स है, वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस जगह पर अपनी डिलीवरी नहीं करवाना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे गांव ले चलो। मेरे इतना कहते ही मेरे पति को मुझ पर गुस्सा आ गया और वह कहने लगे, क्या तुम्हें एक बार के कहने में समझ में नहीं आता है? तुम्हारी डिलीवरी यहीं पर होगी। सुबह जब मैं उठती हूँ तब कोई नहीं होता है। मैं सबको ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आता है। मैं अपने पति को फ़ोन लगाती हूँ तो वह कहते हैं कि हम किसी ज़रूरी काम से शहर आए हुए हैं, खाने पीने का सामान किचन में रखा है, खा पी लेना और आराम करो। इंतज़ार करते हुए दिन बीत जाता है। तभी मेरे पति वापस आते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं उनसे फिर कहती हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी मेरे गाँव के अस्पताल में हो। मैं यहाँ अपनी डिलीवरी नहीं करवाना चाहती हूँ। मेरे बार बार कहने पर मेरे पति को मुझ पर बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं, चुप करके बैठ जाओ। जो एक बार मैंने कह दिया तुम्हारी डिलीवरी यहीं होगी तो मतलब यहीं होगी। और वह इतना कहकर बाहर चले जाते हैं। मैं कमरे में बैठी हुई इंतज़ार करती रहती हूँ, लेकिन वह कमरे में नहीं आते हैं।
मैं फिर अचानक सो जाती हूँ, लेकिन तभी आधी रात में मेरी नींद खुलती है। मुझे फिर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो दूसरे कमरे में प्रधान और मेरे सास ससुर, मेरे पति सब बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगती हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि मेरे गाँव के प्रधान ने मेरी सास को बहुत सारे रुपए दिए थे, और वह रुपए इसलिए थे कि वह मेरा बच्चा खरीदना चाहते थे, और मेरे सास ससुर, मेरे पति इस बात के लिए राज़ी हो गए थे। तभी मुझे उनकी बातों से यह पता चलता है कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूँ, और मेरे गांव के प्रधान को मेरे बच्चा सिर्फ इसलिए चाहिए था कि वह उसकी बलि चढ़ाना चाहते थे अगले पीएम के इलेक्शन को जीतने के लिए। इसलिए उन्होंने 2 बार मेरे बच्चे का लिंग जांच करवाया, क्योंकि उन्हें बलि चढ़ाने के लिए सिर्फ एक लड़की चाहिए थी। इसका मतलब यह था कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली थी और उसकी यह लोग बलि चढ़ाना चाहते थे। मैं उन लोगों की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं अब इन सब लोगों के इरादे समझ चुकी थी। किसी को भी मेरे बच्चे की फिक्र नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और लेट गई। बस दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ। पूरी रात मैं यही सोचती रही कि मुझे रास्ता कोई नहीं दिखाई दे रहा। सुबह जब मैं उठी तो सब लोग चले गए थे। मैंने अपने पति को फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया कि मैं दाई को लेने के लिए दूसरे गांव आया हुआ हूं, क्योंकि 3 दिन बाद अमावस की रात थी और वह मेरी डिलीवरी अमावस से पहले कराना चाहते थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने एक अपनी सबसे पुरानी सहेली को फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। वह कहने लगी हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि हमारे गांव के प्रधान की बहुत चलती थी और सारे पुलिस वाले उसकी जेब में थे। मुझे पता था कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए मैंने पुलिस को बताने से मना कर दिया। मैंने अपनी सहेली से कहा कि यहाँ से निकलना चाहती हूँ मैं, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की जान बचानी है। तो मेरी सहेली कहने लगी ठीक है, तू अपनी लोकेशन भेज, मैं वहाँ आती हूँ। मैंने अपनी सहेली को अपनी लोकेशन भेजी। वह गाड़ी लेकर आ गई और मैंने उससे कहा था कि गाड़ी को तुम काफ़ी दूर रोक लेना और वहाँ से अपनी लोकेशन मुझे भेज देना, मैं खुद वहाँ चलकर आ जाऊंगी। मेरे कहने के मुताबिक ही उसने काम किया और मैं भागने में भी सफल हो गई। कुछ दूर निकलते ही मेरे पति का फ़ोन आ गया। उन्हें पता चल गया था कि मैं भाग गई हूँ। मैंने अपने पति से कहा मुझे तुम्हारे इरादे सारे पता चल चुके थे, अब मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम लोग मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पति बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और कहा कि तू कहीं नहीं जा सकती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उस बच्ची पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा, तू उसे कहीं लेकर नहीं जा सकती। इस बच्ची के हमने पैसे ले रखे हैं, इसलिए यह बच्ची मेरी अमानत है, तो तू इसे लेकर कहीं नहीं जा सकती। उसके इतना कहते ही मैंने फ़ोन काट दिया और अपना सिम निकाल कर वहीं तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरा पता लगा लेगा। इसलिए मैंने अपनी सहेली से कहा मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई मुझे ना जानता हो। मेरी सहेली कहने लगी अभी तुम्हें इस हाल में मैं कहीं लेकर जाना सही नहीं समझती। मैं तुम्हें दूर एक सहेली के गांव में लेकर के चली जाऊंगी, जहां पर मैं पहले तुम्हारी डिलीवरी करवाऊंगी, फिर तुम्हारी बच्ची के साथ मैं तुमको कहीं लेकर के चली जाऊंगी। और हमने ऐसा ही किया। उसने मेरी डिलीवरी होने तक मुझे छुपाकर एक गांव में रखा, फिर मेरी डिलीवरी करवाई। डिलीवरी होते ही हम उसे गांव को छोड़कर निकल गए। मैं एक शहर से अब दूसरे शहर आ चुकी थी। वैसे तो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरा डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरी सहेली ने मुझे एक अस्पताल में काम पर लगवा दिया और उसने उस अस्पताल में मेरे रहने की व्यवस्था भी कर दी, और उसने कहा कि तुम यहाँ काम करके कुछ पैसे जोड़ लो, बाद में हम यहाँ से कहीं और तुम्हें रख देंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा खर्चा कम होगा। उस अस्पताल में मुझे काफ़ी कुछ सुविधाएं मिली हुई थी। हमारे अस्पताल के बगल में एक बड़ा सा गुरुद्वारा था जिसमें 24 घंटे लंगर चलता था। वैसे तो सब कहते हैं कि बिना दान किए कभी लंगर नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं रोज़ाना खाना खाने के लिए उस गुरुद्वारे में चली जाती थी और वाहे गुरु से कहती थी कि मेरी बेटी अब आपकी अमानत है और आप ही इसे बचाओगे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और मैं धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही थी। मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी, जिसमें मैं थी और मेरी बेटी।